नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार। आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। तस्वीरों में जिस लड़की को आप देख रहे हैं वो है प्रीति बेनीवाल। जी हां, गांव दुपेडी से यूपीएससी परीक्षा पास कर अपने गांव में वापस लौटी हैं प्रीति बेनीवाल। अभी तक का प्रीति बेनीवाल का जो है जीवन का सफ़र वो बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और बहुत ही संघर्ष के बीच से निकलकर पूरे हलके, पूरे हरियाणा और पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं प्रीति बेनीवाल। इनके साथ बातचीत करने के लिए हमारी पत्रकार प्रियंका और असंध के वरिष्ठ पत्रकार एस बावा जुड़ चुके हैं। बाकी की कहानी सुनते हैं प्रीति की जुबानी। ये जो बिल्कुल शर्मीली सी मुस्कुराती हुई इस समय लड़की आप देख रहे हैं, नाम है इनका प्रीति बेनीवाल, जो कि असंध की बेटी है। असंध के ही दुपेडी गांव से आती हैं। ये इस समय लाइव जुड़ी हैं हमारे साथ। ये हौसलों की उड़ान की एक जीती जागती मिसाल है, जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें, लोग कहते हैं कि असंभव बता देते हैं, संभव को भी संभव कर दिखाया इन्होंने। इसलिए जितने भी हमारे साथी जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध जरूर है कि इस तस्वीर को, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके पास पहुंच रही हैं। असंध की बेटी, जिसने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो परीक्षा है, जहां से टॉप लेवल के जो टॉप राशा अधिकारी निकलते हैं, चाहे वो भारतीय प्रशासनिक सेवा हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, आईएफएस हो, भारतीय जो विदेश सेवा है उससे संबंधित हो, अथवा आईपीएस हो, ये टॉप राशि जो अधिकारी हैं, जो सिविल में काम करते हैं, नॉन मिलिट्री एरियाज में जो काम करते हैं, उनमें से एक जो परीक्षा पास करने के बाद आते हैं। और कितना रैंक है और किस तरह से इनकी सिलेक्शन हुई, अब जो तमाम हमारे दर्शक देख रहे हैं, इनसे ये बता दूं कि ये संघर्षों की बड़ी लंबी दास्तान है इनके पीछे, और इन्हीं के मुंह से भी कुछ सुनेंगे, कुछ सवाल भी होंगे। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने एडवर्सरीज को अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट किया। कहाँ से वो जिजीशवा लेकर आई, कहाँ से आप वो हौसला लेकर आई। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है प्रीति बेनीवाल। तो इस समय व्हेन एंटायर वर्ल्ड इज सीम्स टू हैव स्टूड बिहाइंड यू, पूरा संसार आपके पीछे खड़ा हुआ इस समय दिख रहा है। फेलिसिटेशंस हो रही हैं, हर कोई आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहता है और हर कोई आपके नज़दीक आना चाहता है, छू लेना चाहता है। तो इन मोमेंट्स को कैसा लगता है, उसके बाद हम संघर्ष की बात करेंगे। कौन कौन उस समय आपके साथ खड़े थे? सर, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कभी ऐसे सोचा नहीं था कि लोग इस तरह से मेरा इंतज़ार करेंगे, इतनी सारी भीड़ मेरे भव्य स्वागत के लिए इतना इंतज़ार करेगी, स्कूल्स वाले इंतज़ार करेंगे। तो मुझे काफ़ी एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और मैं बहुत खुश भी हूँ। तो इस समय खुशी के पल है, फेलिसिटेशंस हो रही हैं चारों तरफ। वो मोमेंट्स और वो मोमेंट्स जब आप संघर्ष कर रही थी, एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र में एक क्लर्क से लेकर विदेश मंत्रालय तक का सफ़र, और उसके बाद इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा तक का सफ़र के बारे में बताइए। वो कहाँ से आप इतना हौसला, कहाँ से इतना बड़ी प्रेरणा लेकर आई कि आज आप शिखर पर हैं? सर, मास्टर्स होने के बाद मेरा एक मोटो ये था कि मुझे एक जॉब तो लेनी है, उसके बाद मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करी, मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया, बैंकिंग के भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। तो मेरा 2013 में सिलेक्शन हो गया सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में। तो मैंने वो जॉब ज्वाइन की। लगभग 2-2.5 साल जॉब करने के बाद फिर मेरा एक और बैंक में सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने वो बैंक ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद मेरा FCI का पेपर क्लियर हुआ, जो मैंने ज्वाइन की, जहाँ मैंने 5 साल नौकरी करी। FCI में रहते रहते ही मेरा एक्सीडेंट हुआ। एक सेंट्रल वेयर हाउस का एग्ज़ाम देने में जा रही थी, तो गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन पर मेरा ट्रेन डिबोर्डिंग करते टाइम मेरा पैर फिसल गया और फिर लगभग 4 से 5 कोचेस मेरे ऊपर से निकल गए। मैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई थी। तो फिर उन लोगों ने कुछ लोगों ने वहाँ तक देखा कि क्या हो रहा है। उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि छोड़ दो, ये मर चुकी है, अब मत उठाओ। तो कुछ लोगों ने, जो बाकी कुछ ये थे कि वो जानना चाह रहे थे कि ठीक है या नहीं है, उनमें से एक मेरा, अब मैं भाई कहती हूँ उसको, गौरव,
यूपी का है, वो बागपत का जिले का है। उस समय वो फरिश्ता बनकर आया आपके? जी, वो बिल्कुल फरिश्ता बन के आया। और जब सब लोग पीछे हट रहे थे, ये वो पापा को भी ये बोल रहे थे कि भाई मत छुओ, पास मत जाओ, आप भी इसके ट्रेन की लपेट में आ जाओगे, क्योंकि ट्रेन का ऐसे होता है कि अगर आप छुटवा रहे हो तो दूसरा जो हेल्प करने वाला वो भी उसके मोमेंटम ऐसा होता है कि वो भी फ्लो में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसने मुझे हाथ दिया और ट्रेन रुकवाई, हल्ला किया वहाँ पे, तो ट्रेन रुकवाई। उस ट्रेन से मुझे फिर नीचे से एक ऐसी लोकेशन सेट की जहाँ से मैं निकल पाऊँ नीचे से। तो फिर लोगों ने मुझे हाथ दिया, वो खुद प्लेटफॉर्म नीचे जो पटरी होती है वहाँ पर उतरे और वहाँ से मुझे निकाला। फिर वहीं से मुझे हॉस्पिटल भेजा गया। देखिए, आपकी जो वोस है, बुरा वक्त है, वो यही नहीं रुका था जैसी हमें जानकारी मिली। जिन लोगों को आपको सबसे करीबी साथ देना चाहिए था, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उस समय आपकी हाल ही में शादी हुई थी, और जिन्हें साथ देना चाहिए था उस शायद आप बुरे सपने की तरह उसे भूल जाना चाहती होंगी, क्योंकि उस सबसे पहले डिसऑन करने वाले वो लोग थे। सर, मैं उनके बारे में अब कुछ, क्योंकि काफ़ी आगे बढ़ चुकी हूँ मैं, और मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। इवन मैं उनकी थैंकफुल हूँ कि अगर वो ये सब नहीं करते तो शायद क्या पता मेरे अंदर इतनी मोटिवेशन, इतनी लगन ना होती है एग्ज़ाम पास करने की। तो मैं उनको भी धन्यवाद कहती हूँ, अगर वो मुझे किसी न किसी माध्यम से अगर सुन रहे हैं तो। वैसे मेरा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है उनसे पिछले 5 सालों से। अगर कोई सुन रहे हैं तो मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ, और उनकी मैं आभारी हूँ कि हो सकता है उनका एक पार्ट रहा हो मेरे इस सफ़र में, और वो जैसे भी थे अच्छे थे, खुश रहे, आबाद रहे। कहते हैं कि जो भी होता है अच्छा ही होता है। तो वो हादसा हुआ, बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। दूसरा हादसा ये हुआ कि ससुराल पक्ष ने आपको डिसऑन कर दिया, लेकिन आपको जो एडवर्सरीज को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलने की कला कहाँ से आपके पास आई? सर, मुझे एक्सीडेंट के बाद तो यही था कि सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि कुछ लोग तो यही कह रहे थे कि मर जाए तो अच्छा ही है। इवन मतलब इसके लिए भी प्रे की गई कि ऐसी लाइफ का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ज़िंदा भी बची तो ढंग से जी नहीं पाएगी। तो वो भी उनका प्रेम था। मैं जिन्होंने मरने की दुआ करी, वो भी मैं मानती हूँ कि लोगों का प्रेम ही है कि वो मुझे इस हालत में देख ही नहीं सकते थे। तो उसके बाद थोड़ा खुद को ये लगा कि हाँ, अब मैं सांस ले पा रही हूँ। जब मुझे हॉस्पिटलाइज़ किया गया तो उसके 7 दिन बाद मुझे होश आया। तो 7 दिन बाद मैंने देखा, 18 तारीख को मुझे मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो 25 तारीख को मुझे होश आया। तो मुझे एकदम से लगा कि मैं कहाँ हूँ और एक 7 दिन कैसे निकल गए, कौन आया, किसने मेरा हालचाल पूछा। तो सब ये ख्याल एकदम से आ रहे थे दिमाग में। फिर लगा कि हाँ, ज़िंदा तो बची गई हूँ, अब कुछ न कुछ तो करना ही है। फिर उसके बाद बहुत सारी सर्जरीज़ हुई, चलती रही। हर 15वें दिन 16वें दिन मुझे फिर से एडमिट कर दिया जाता था। डिस्चार्ज होते ही फिर तीसरे चौथे दिन हॉस्पिटल जाना। तो काफ़ी लंबा सफ़र रहा, और इसमें बहुत लोगों ने मैं अगर अकेली होती, मेरे माँ बाप मेरा सहारा ना बनते, मेरे जो मैं थर्मल में रही हूँ 20 साल, तो वहाँ पे खान अंकल आंटी थे, मेरी सुमन बुआ थी। अगर ये सब ना होते तो शायद ज़िंदा बच पाना मुश्किल था, क्योंकि इतनी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है आपको ऐसी सिचुएशन में। बीइंग ए फीमेल, बहुत सारे जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो डैमेज हो चुके थे। तो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर मुझे रखा गया, वेंटिलेटर पर भी रखा गया कुछ दिन। तो यही चलता रहा, पूरे 1 साल तक यही चलता रहा। लोग आते रहे, हालचाल पूछते रहे, पर किसी को उम्मीद नहीं थी बच जाने की। तो इन लोगों के सहयोग से ही मुझे दूसरी लाइफ मिली। एक 10वीं कक्षा में एक प्रोस का एक लेसन था, अ गर्ल विद इंडोमिटेबल करेज। आपको देख के मुझे वो याद आया। उस लड़की का नाम पता क्या था? सुधा चंद्रन, जो आजकल स्टार है। तो ये तमाम लोग जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहे, दिन रात आपके, द पीपल दोज वर स्टैंडिंग फर्मली बिहाइंड यू, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं कहती हूँ कि दूसरी मेरी जो लाइफ मिली है उनका पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है, और मेरी ये लाइफ भी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। उन्होंने इतने एफर्ट्स लगाए, और दूसरा मुझे ना इतनी दुआएं मिली है कि शायद किसी को मिली हो। मुझे हर अननोन लोगों ने भी, जब मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया था तो कम से कम 20-25 लोगों ने ब्लड डोनेट किया, जिनके आज तक हम नाम भी नहीं जान पाए हैं, और मैं उनसे मिली भी नहीं हूँ। तो मेरा एक मन ये भी है कि मैं उन लोगों का कैसे शुक्रिया अदा करूँ जिनकी मैंने शक्ल नहीं देखी, और वो बाकी जो को पेशेंट थे, उनके अटेंडेंट थे जिन्होंने ब्लड डोनेट किया मेरे लिए, और तमाम कितनी दुआएं थी जिनकी वजह से मुझे ज़िंदगी मिली। तो जल्द ही आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत
एक महत्वपूर्ण पद पे जाने वाली है, डीएम के पद पे जाएगी, तो एक विज़न होता है, जी। हर शख्स का, एक पदाधिकारी का एक विज़न होता है कि मैं इस एरियाज को टॉप प्रायोरिटी पे लूँगा। तो आपने भी कुछ सोच रखा है कि समाज के इस क्षेत्र में कोई एक टॉप प्रायोरिटी को लेते हुए कुछ सुधार लाया जाए? सर, जैसा मेरा बैकग्राउंड रहा है या मेरी फैमिली का बैकग्राउंड रहा है, तो मैंने कुछ चीज़ें फील की हैं जिन पर काम करना ज़रूरी है। जैसे वुमेन एम्पावरमेंट है, वुमेंस के लिए बहुत ज़्यादा सोशल रिस्ट्रिक्शंस हैं, उनको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा है कि वो पढ़ नहीं पाती हैं।